आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, जो हमारे एक श्रोता ने अपने स्रोतों के साथ भेजा है। बिल्कुल। उन्होंने कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल पर कुछ लेख, आयुर्वेद के कुछ क्लासिक टेक्स्ट। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस पर कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं। हाँ, और उनका सवाल बहुत सीधा है और शायद हम सबका सवाल है। क्या सवाल है? मैं हमेशा थका हुआ लेकिन बेचैन क्यों रहता हूँ? ऐसा क्यों लगता है कि दिमाग तो हमेशा रेस लगा रहा है, भले ही शरीर में कोई जान न बची हो? और ये सवाल आज के समय में बहुत मौजू है ना? बिल्कुल। इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर एक पैटर्न सा उभर कर आता है। कैसा पैटर्न? कॉर्पोरेट दुनिया की जो हमेशा दौड़ते रहो वाली सोच है, हाँ, न्यूरोसाइंस का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवरड्राइव और आयुर्वेद का एक हजारों साल पुराना कॉन्सेप्ट, ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब एक ही शब्द में छिपा है, रजोगुण। सही। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद इसी रजोगुण की गुत्थी को सुलझाना है कि ये है क्या? ये क्या है, हमारे शरीर और दिमाग पर कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी बात, हाँ, क्या हम इस बेचैन करने वाली ऊर्जा को काबू में करके इसे किसी रचनात्मक काम में लगा सकते हैं? बिल्कुल। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है। हमारे स्रोतों में से एक जो आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों पर है, वो प्रकृति की 3 मूलभूत ऊर्जाओं या गुणों की बात करता है। सत्व, रज और तम। हाँ, सत्व यानी संतुलन और शांति, तम हो गया जड़ता और आलस, और इन दोनों के बीच फंसा हुआ है रज। फंसा हुआ शब्द यहाँ बहुत सटीक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि रज शब्द संस्कृत की धातु रंज से बना है, जिसका मतलब है रंगना या आसक्त करना। मतलब जो हमें दुनिया की तरफ खींचे। बिल्कुल। ये वो ऊर्जा है जो हमें काम करने, कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। भगवद गीता में भी इसका जिक्र है। हाँ, अध्याय 14 श्लोक 7। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, मतलब रजगुण जुनून, इच्छा और आसक्ति से पैदा होता है और इंसान को कर्मों के बंधन में बांधता है। हाँ, ये वो शक्ति है जो कहती है उठो, करो, हासिल करो। तो यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। अगर ये हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, तो फिर ये समस्या क्यों है? इसके बिना तो दुनिया रुक जाएगी, कोई प्रगति ही नहीं होगी। महत्वाकांक्षा, जुनून, आगे बढ़ने की चाहत। हाँ, ये सब तो रजोगुण ही हुए। तो सवाल ये है कि ये अच्छा है या बुरा? देखिए, ये दोनों है, और यही इसका सबसे आकर्षक और खतरनाक पहलू है। दोनों? हाँ, एक दो-धारी तलवार की तरह है। जब रजगुण सत्व गुण यानी हमारे विवेक के नियंत्रण में होता है, तो इसे सात्विक रज कहते हैं। अच्छा। ये हमें उत्साह, दृढ़ संकल्प और कुछ नया बनाने की प्रेरणा देता है, जैसे किसी वैज्ञानिक का अपनी खोज में दिन रात एक कर देना, या किसी कलाकार का अपनी कला को निखारना। बिल्कुल, ये एक अनुशासित सैनिक की तरह है। और इसका दूसरा पहलू, वो पहलू जो हमारे श्रोता महसूस कर रहे हैं, बेचैनी और थकावट वाला। जब यही गुण हद से ज्यादा बढ़ जाता है और विवेक का साथ छोड़ देता है, तो ये दुष्ट रज बन जाता है। मतलब एक बेलगाम घोड़े की तरह। बिल्कुल। इससे मन में अस्थिरता, गुस्सा, जलन और कभी ना खत्म होने वाला असंतोष पैदा होता है। और यही अति सक्रियता, जिसे हम हाइपर एक्टिविटी कहते हैं, हाँ, वही मानसिक और शारीरिक बीमारियों को जन्म देती है। तो सवाल ये नहीं है कि रज अच्छा है या बुरा। सवाल ये है कि क्या वो हमारे नियंत्रण में है या हम उसके नियंत्रण में हैं। और मुझे लगता है कि आज का कल्चर हमें इसके नियंत्रण में धकेल रहा है। सही कहा। मैं एक स्रोत में पढ़ रहा था ग्लैमराइजेशन ऑफ बिजी के बारे में। मतलब व्यस्त रहने को एक स्टेटस सिंबल बना देना। हाँ, कि अगर आप व्यस्त नहीं हैं, तो मतलब आप जरूरी नहीं हैं। ये तो सीधे सीधे दुष्ट रज को बढ़ावा देना हुआ। बिल्कुल। ये एक सामाजिक दबाव बन गया है। अब आते हैं इस पड़ताल के अगले हिस्से पर। मन और शरीर का संबंध। हाँ, जैसा कि आयुर्वेद कहता है, जे पिंडी ते ब्रह्मांडी। जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है। तो मन की ये आग, ये रजोगुण हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है? यहाँ पर श्रोता के भेजे गए स्रोत त्रिदोष की बात करते हैं, वात, पित्त और कफ। हाँ, तो चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। सबसे पहले वात दोष, जिसका संबंध गति और मूवमेंट से है। सही। रज भी गति है और वात भी गति है। इन दोनों का क्या रिश्ता है? ये एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली संबंध है। आप इसे गति का समीकरण कह सकते हैं। अच्छा। जब मन में चिंता, डर और बेचैनी यानी रज बढ़ता है, तो शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। और उससे क्या होता है? उससे नींद ना आना, कंपकपी,
ध्यान भटकना, शरीर में रूखापन, ये सब। हाँ, न्यूरोसाइंस के जो पेपर्स हमारे पास हैं वो इसी स्थिति को सिंपैथेटिक ओवरड्राइव या लड़ो या भागो की स्थिति कहते हैं। फाइट और फ्लाइट। हाँ, जहाँ हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा एक इमरजेंसी मोड में रहता है, मानो कोई शेर पीछे पड़ा हो, जबकि असल में बस एक ईमेल का जवाब देना है। ये तो बहुत रिलेटेबल है। अब बात करते हैं पित्त दोष की, जो अग्नि तत्व से जुड़ा है। रजो तो खुद ही एक तरह की आग है, तो जाहिर है इन दोनों में गहरी दोस्ती होगी। दोस्ती नहीं, बल्कि ये आग में घी डालने जैसा है। पित्त दोष का काम शरीर में मेटाबॉलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन को संभालना है। बढ़ा हुआ रजगुण इस अग्नि को और भड़काता है। तो मानसिक स्तर पर जबरदस्त महत्वाकांक्षा और तेज बुद्धि आती है, जो कॉर्पोरेट जगत में बहुत सराही जाती है। लेकिन साथ ही गुस्सा, जलन और शारीरिक स्तर पर हाई ब्लड प्रेशर, एसिडिटी और त्वचा की समस्याएं भी पैदा होती हैं। ये रजोपित्त अवस्था है। बिल्कुल, जहां दिमाग और शरीर दोनों उबल रहे होते हैं। ये तो समझ आता है। लेकिन कफ दोष, वो तो भारीपन और स्थिरता से जुड़ा है। हाँ, उसका रज की इस भागदौड़ से क्या संबंध हो सकता है? ये तो विरोधाभास लगता है। और ये आज के समय का सबसे बड़ा विरोधाभास और सबसे जरूरी सबक है। यह एक बर्नआउट साइकिल है। बर्नआउट साइकिल। सोचिए, जब एक इंसान लगातार रजोगुण के प्रभाव में अपनी क्षमता से ज्यादा काम करता है तो क्या होता है? एक समय के बाद शरीर की सारी ऊर्जा, सारा ईंधन खत्म हो जाता है, वो थक कर चूर हो जाता है। बिल्कुल। तब शरीर अपनी सुरक्षा के लिए एक फ्यूज की तरह खुद को बंद कर लेता है। मतलब? वो तम यानी जड़ता की स्थिति में चला जाता है, जो कफ दोष से जुड़ा है। इसी को हम क्रॉनिक फटीग या बर्नआउट या डिप्रेशन कहते हैं। मतलब अति रज का अंतिम परिणाम तम होता है। हाँ, दौड़ते दौड़ते पूरी तरह थक कर रुक जाना। और यही हमारे श्रोता का सवाल है, थका हुआ लेकिन बेचैन। बिल्कुल, शरीर तम में है पर मन अभी भी रज में दौड़ रहा है। ये तो आज के वर्क कल्चर की पूरी कहानी लग रही है ना? तो अगर हमारी डाइट, हमारी आदतें, सब कुछ इस आग को भड़का रहा है, तो वो कौन सी चीजें हैं? हाँ, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही। आहार शुद्ध होगा तभी मन शुद्ध होगा। तो राजसिक आहार क्या है? इसमें बहुत ज्यादा गरम, तीखे, नमकीन और उत्तेजक पदार्थ आते हैं, जैसे मिर्च, लहसुन, प्याज। और कॉफी, चाय, एनर्जी ड्रिंक्स? बिल्कुल। मिर्च और कॉफी पर तो हमारे श्रोतों में काफी विस्तार से बताया गया है। हाँ, मिर्च में मौजूद कैप्सिसिन शरीर में स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। इससे किक तो मिलती है, पर मन बेचैन हो जाता है। और कॉफी के बारे में क्या? कॉफी का विज्ञान और भी दिलचस्प है। हमारे दिमाग में एडेनोसिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। उसका काम है हमें बताना कि शरीर थक गया है और उसे आराम की जरूरत है। अच्छा। कॉफी में मौजूद कैफीन इसी एडेनोसिन को उसके रिसेप्टर पर बैठने से ब्लॉक कर देता है। वाह, तो इसका मतलब मेरी सुबह की कॉफी मेरे शरीर को धोखा दे रही है। एक तरह से हाँ। ये मुझे थका हुआ महसूस करने से रोक रही है, जबकि असल में शरीर आराम मांग रहा है। बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड से ऊर्जा उधार लेने जैसा हुआ है ना, जिसका बिल बाद में ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये एक नकली ऊर्जा है जो लंबे समय में हमारे नर्वस सिस्टम को कमजोर करती है। ये तो हुई खाने पीने की बात। हमारी जीवन शैली का इसमें क्या रोल है? मुझे लगता है ये बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। पहला है सेंसरी ओवरलोड। लगातार स्क्रीन देखना, तेज संगीत, सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग। हाँ, ये हमारी इंद्रियों को थका देता है और रज को बढ़ाता है। दूसरा है लगातार प्रतिस्पर्धा। मुझे दूसरों से आगे निकलने वाली भावना। बिल्कुल, ये शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर हमेशा बढ़ाए रखती है। और तीसरा, जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, देर रात तक जागना। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार रात 10 बजे से 2 बजे का समय पित्त का होता है, शरीर की सफाई और मरम्मत का समय। और इस समय जागने से रज और पित्त दोनों बढ़ते हैं, जिसका नतीजा सुबह चिड़चिड़ाहट के रूप में सामने आता है। ये एक दुष्चक्र है। तो ये तो साफ है कि समस्या बड़ी है। अब समाधान पर आते हैं। इस ऊर्जा को दबाना तो नहीं है, तो इसे सही दिशा कैसे दी जाए? हमारे स्रोतों में जो उपाय हैं वो बहुत सरल लगते हैं। उनकी सरलता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उपाय बहुत व्यवहारिक हैं। सबसे पहले आहार में बदलाव। राजसिक की जगह सात्विक आहार। हाँ, इसका मतलब है ताजा, प्राकृतिक और आसानी से पचने वाला भोजन। सात्विक आहार में क्या क्या आता है? आहार में प्राकृतिक रूप से मीठी चीजें शामिल करें,
यहाँ मीठे का मतलब चीनी नहीं। बल्कि गेहूं, चावल, दूध, घी और मीठे फल। बिल्कुल। आयुर्वेद में मीठा रस मन को शांत और तृप्त करने वाला माना गया है, खासकर गाय का घी। उसे तो मस्तिष्क के लिए टॉनिक या मेध्य रसायन कहा गया है। हाँ, ये नर्वस सिस्टम को पोषण देकर रज के रूखेपन और चंचलता को कम करता है। आहार के अलावा योग और प्राणायाम की इसमें क्या भूमिका है? बहुत बड़ी। योग शास्त्र का एक सूत्र हमारे स्रोतों में दिया है, चले वाते चलम चित्तम। निश्चल्य निश्चलम भवेत। यानी जब सांस चंचल होती है तो मन भी चंचल होता है। और जब सांस स्थिर होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। सांस वो पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। तो इसके लिए कोई खास प्राणायाम? हाँ, भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हमिंग बी ब्रीथ भी कहते हैं, ये रज को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत कमाल का है। हाँ, न्यूरोसाइंस वाले आर्टिकल में बताया गया है। जब हम भिनभिनाने की आवाज निकालते हैं तो ये कंपन हमारी वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। हाँ, और ये नर्व हमारे शरीर के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को सक्रिय करती है, हमें तनाव से बाहर निकालकर शांति की अवस्था में लाती है। और एक और दिलचस्प बात है, शोध बताते हैं कि भ्रामरी के दौरान इस गुंजन से हमारी नाक में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन 15 गुना तक बढ़ जाता है। 15 गुना? हाँ, ये तो वाकई अद्भुत है। योग और आहार के अलावा क्या निसर्गोपचार या प्रकृति से जुड़ने से भी कोई मदद मिल सकती है? निश्चित रूप से जल चिकित्सा इसमें बहुत प्रभावी है। ठंडे पानी से स्नान या सिर्फ रीढ़ की हड्डी पर ठंडा पानी डालना, स्पाइन बाथ। हाँ, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करता है। और रही बात फॉरेस्ट बाथिंग की, तो हरियाली, बहते पानी की आवाज, पक्षियों का चहचहाना, ये सब स्वाभाविक रूप से सात्विक है। आखिर में हमारे स्रोतों में आचार रसायन का भी जिक्र है, यानी व्यवहार से जुड़ी चिकित्सा। हाँ, बिहेवियरल थेरेपी। ये मुझे सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन शायद सबसे गहरा उपाय लगा। और ये चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हमारे सबसे गहरे पैटर्न पर काम करता है। जैसे सत्य बोलना। हाँ, सोचिए, झूठ बोलने और फिर उसे छिपाने में कितनी ज्यादा मानसिक ऊर्जा यानी रज खर्च होती है। सही बात है। सच बोलने से मन हल्का और शांत रहता है। इसी तरह जब हम दूसरों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखते हैं तो प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या से पैदा होने वाला तनाव स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं है, ये एक मानसिक स्वास्थ्य का उपाय है। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सार ये है कि रजगुण हमारा दुश्मन नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो जीवन की शक्ति है। समस्या गुण में नहीं, उसके असंतुलन में है। जब ये आग हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तभी ये हमें जलाती है। बिल्कुल। आयुर्वेद और योग हमें इस ऊर्जा को दबाने के लिए नहीं, बल्कि इसका उदात्तीकरण यानी सब्लिमेशन करने के लिए कहते हैं। यह एक यात्रा है। तम यानी आलस से रज यानी कर्म की ओर, और फिर रज से सत्व यानी शांति और संतुलन की ओर। इन उपायों से हम अपने अंदर की इस ऊर्जा को एक अनुशासित सैनिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कार्यक्षमता भी बनी रहे और मन की शांति भी। और शायद आज का ये अति राजसिक समाज इसी संतुलन की मांग कर रहा है। हमें गति चाहिए, लेकिन शांति की कीमत पर नहीं। सही कहा। चुनौती इस ऊर्जा को खत्म करने की नहीं, बल्कि इसे सही दिशा देने की है। ये चर्चा एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। अगर रजगुण इच्छा, जुनून और कर्म से जुड़ा है, तो क्या बिना इच्छा के कोई महान कार्य संभव है? क्या दुनिया के सारे बड़े आविष्कार और बदलाव जुनून के बिना हो सकते थे? या फिर असली चुनौती इच्छाओं को खत्म करने में नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता और दिशा को बदलने में है? उन्हें व्यक्तिगत लाभ से हटाकर सामूहिक कल्याण की ओर मोड़ने में।